अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत और फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का फ़र्स्ट चैप्टर नंबर 12 जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम अपने चैप्टर नंबर 12 का जो सबसे पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 12.1 जिसका टाइटल है कूलम्स लॉ, उसको स्टडी करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल INS.physics को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारी सबसे जो पहली वीडियो जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया और चार्ज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। पहले आप उस वीडियो को देखें, देन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसकी बहुत अच्छे से जो है वो समझ आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ को। 1874 में एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर जिसका नाम था चार्ल्स कूलम, उसने एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया और आज हम उस लॉ को कूलम्स लॉ से जानते हैं। क्या बताता है कूलम्स लॉ हमें? कूलम्स लॉ हमें ये बताता है कि दो चार्जेस में इंटरेक्शन कैसे होती है। इंटरेक्शन का मतलब, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हों उनमें रिपल्शन होती है, अगर दो नेगेटिव चार्जेस हों करीब लेकर आएंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि ये जो रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है, ये कितनी फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें कूलम्स ने कैलकुलेट करके दिया। किस तरह से? कंसिडर करें कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। मैं यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्जेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। एक चार्ज को मैंने नाम दिया Q1 का, एक चार्ज को नाम दिया Q2 का। दोनों चार्जेस के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमेशा हम जो डिस्टेंस लेंगे दो चार्जेस के दरमियान, वो हम उन दो चार्जेस के सेंटर से डिस्टेंस लेंगे। तो देखें, दोनों क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हैं, तो अगर हम Q2 चार्ज को Q1 के करीब लाने की कोशिश करें तो हमें पता है Q1 क्या करेगा, Q2 को रिपेल करेगा। Q2 इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। कितनी फोर्स के साथ? F21 के साथ। F21 यहाँ पर क्या शो करवा रहा है? 2 यहाँ पर ये स्टूडेंट्स बता रहा है कि किस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। कौन अप्लाई कर रहा है फोर्स? Q1 अप्लाई कर रहा है। तो F21 का मतलब क्या होगा हमारे पास? फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय द चार्ज Q1। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं Q1 चार्ज को Q2 के करीब लेकर आता हूँ तब भी क्या होगा? Q2 Q1 को रिपेल करेगा, Q1 आगे मूव कर जाएगा। कितनी फोर्स के साथ? F12 के साथ। F12 अगेन क्या बता रहा है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाय द चार्ज Q2। जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है उस चार्ज को हम पहले लिखेंगे, जो चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है उस चार्ज को हम बाद में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और यहाँ पर बात बताता चलूँ आपको कि ये फोर्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये किस तरह से हमने पता चला कि भाई ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ये इस डायरेक्शन में जाएगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कूलम्स लॉ ने हमें क्या बताया कि अगर हम इन दोनों चार्जेस के सेंटर को एक लाइन से ज्वाइन करते हैं, अगर हम इन दोनों चार्जेस के सेंटर को एक लाइन से ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन इनके सेंटर को ज्वाइन करेगी आपकी फोर्स एग्जैक्ट उसी लाइन के ऊपर लाई करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि आप इस Q2 चार्ज को Q1 के करीब लेकर आएँ, Q2 इधर मूव कर जाए या Q2 इधर मूव कर जाए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो लाइन इन दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करेगी, हमारी जो फोर्स होगी वो उसी लाइन के ऊपर लाई करेगी। एक तो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो बता दिया हमने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। और क्योंकि ये दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है तो ये एक म्यूचुअल फोर्स होगी। और एक और बात कि ये फोर्स आपकी मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगी, मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगी, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर
डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में हमने बताया कि आपके पास मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, आपकी अपोजिट रहेगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड है, हम इस फोर्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कूलम्स लॉ ने क्या बताया कि आप जितने अपने चार्जेस को बड़ा करते जाएंगे, जितना आप अपने चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, आपके पास जो फोर्स होगी वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर आपके पास बिल्कुल स्मॉल से चार्जेस हैं, उनके दरमियान फोर्स बहुत कम होगी। अगर चार्जेस का साइज़ बड़ा कर देते हैं, उनका मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा फैक्टर किसके ऊपर फोर्स डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। जितना पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से दूर चलते जाएंगे, जितना दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो उतनी ही कम होती जाएगी। और किस तरह से, इनवर्स स्केयर लॉ से, आर स्केयर से वेरी करेगी। यानी कि अगर मैं दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को डबल कर देता हूँ, तो डिस्टेंस को डबल करने से मेरी जो फोर्स होगी वो 4 टाइम्स पहले से कम हो जाएगी। अगर मैं डिस्टेंस को हाफ कर देता हूँ, तो हाफ करने से क्या होगा कि मेरी जो फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान वो 4 टाइम्स पहले से इंक्रीज़ कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से चार्जेस का जो प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है, उसके डायरेक्ट रिलेशन के साथ है फोर्स का रिलेशन, और जो दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है उसका इन्वर्स स्केयर लॉ से है रिलेशन। स्टूडेंट्स, एक थर्ड फैक्टर भी है जिसके ऊपर हमारी फोर्स डिपेंड करती है, और वो थर्ड आपके पास जो फैक्टर है वो क्या है, डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। हमारे दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है उसके ऊपर भी हमारी फोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी। मीडियम से मुराद यहाँ पर यह है कि क्या दो चार्जेस हमारे बिल्कुल ओपन एरिया में पड़े हुए हैं, उनके दरमियान कुछ भी नहीं है, एयर है, वैक्यूम है, या उन दो चार्जेस के दरमियान कोई ना कोई मीडियम है, यानी कि उन दो चार्जेस के दरमियान आपके पास वाटर है, दो चार्जेस के दरमियान माइका है, दो चार्जेस के दरमियान ट्रांसफार्मर ऑयल है। तो जो मीडियम हम चेंज करते जाएंगे अपने दो चार्जेस के दरमियान, तो मीडियम को चेंज करने से भी हमारी जो फोर्स की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करें तो वो इस तरह से रिलेशन बनेगा, और जब अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है दैट इज़ के, विच इज़ कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, इसको आप सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हमेशा के से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी बुक में के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसलिए मैं इसी नोटेशन को लेकर आगे चलूँगा। क्या ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है? नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं कि आपके पास जो फोर्स की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी मीडियम टू मीडियम। तो के हमारे पास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। तो किसके ऊपर फिर के की वैल्यू डिपेंड करती है? के की वैल्यू डिपेंड करेगी मीडियम कौन सा है दो चार्जेस के दरमियान, और के की वैल्यू डिपेंड करेगी कि हम कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास फ्री स्पेस होगा, एयर होगा या वैक्यूम होगा, तो के की वैल्यू हमारे पास कुछ और होगी जिसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे। अगर दो चार्जेस के दरमियान ट्रांसफार्मर ऑयल होगा, के की वैल्यू कुछ और होगी। अगर दो चार्जेस के दरमियान वाटर आएगा, के की वैल्यू कुछ और होगी। अगर दो चार्जेस के दरमियान माइका आएगा, के की वैल्यू कुछ और होगी। यानी कि जो मीडियम आप दो चार्जेस के दरमियान प्लेस करते जाएंगे उसी के कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास के की वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसलिए ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, यानी कि क्या आप एसआई सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, सिस्टम इंटरनेशनल को लेकर चल रहे हैं तो उसमें के की वैल्यू कुछ और होगी। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम को लेकर चल रहे हैं तो उसमें के की वैल्यू कुछ और होगी। एफपीएस फुट पाउंड सिस्टम को लेकर चल रहे हैं तो उसमें के की वैल्यू कुछ और होगी। और ऑब्वियसली हम यहाँ पर सिस्टम इंटरनेशनल को ही लेकर चलेंगे तो हम उसी के लिए अपनी के की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि वो कितनी आती है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारे पास कूलम्स लॉ की जो बेसिक इक्वेशन है वो बन चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि हम डिफ़ाइन कर सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये अट्रैक्शन की फ़ोर्स भी हो सकती है, ये रिपल्शन की फ़ोर्स भी हो सकती है। कैसे? अगर हमारे पास Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव होंगे, F पॉजिटिव आएगा। F पॉजिटिव होने का मतलब होगा रिपल्सिव फोर्स है। अगर Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव होंगे फिर भी फोर्स पॉजिटिव आएगी,
दोनों नेगेटिव रिपेल करते हैं, अगेन हमें पता चल जाएगा कि रिपल्सिव फोर्स है। यानी कि जब फोर्स पॉजिटिव होगी इट मीन्स रिपल्सिव फोर्स है। फोर्स नेगेटिव कब होगी? जबकि दोनों चार्जेस अनलाइक चार्जेस होंगे तो फोर्स हमारे पास स्टूडेंट्स नेगेटिव आएगी और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स की बात हो रही है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them. That is the basic statement of Coulomb's law. अब स्टूडेंट्स पहला केस हम ये डिफाइन करते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे दो चार्जेस के दरमियान एयर है, वैक्यूम है या फ्री स्पेस है तब के की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि इन तीनों केसेस के लिए कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकता है, लेकिन हम इनको यहाँ पर एक ही वैल्यू ट्रीट करेंगे के की तीनों केसेस के लिए, चाहे एयर हो, चाहे वैक्यूम हो, चाहे फ्री स्पेस हो, तो हम सेम ही वैल्यू कंसिडर करेंगे जो कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कब आएगी के की वैल्यू? जब दो चार्जेस के दरमियान या तो एयर हो, या तो वैक्यूम हो, या फ्री स्पेस हो। यूनिट के का किस तरह से निकाला हमने? कूलम्स लॉ गिवन है हमें, एसआई सिस्टम्स लेकर चल रहे हैं, सिस्टम इंटरनेशनल लेकर चल रहे हैं। फोर्स न्यूटन में, Q1 Q2 कूलम 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 स्क्वायर, और डिस्टेंस है मीटर में होगा, मीटर स्क्वायर हो गया। के को सेपरेट किया, यूनिट बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स यूनिट हमने लिख दिया यहाँ पर। और के इसका फार्मूला क्या है, इसका एक्सप्रेशन क्या है? के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो के का एक्सप्रेशन है ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस होगी जब दो चार्जेस के दरमियान। अब स्टूडेंट्स फ्री स्पेस की परमिटिविटी की वैल्यू ये भी कांस्टेंट होती है, आपको एस्टिस याद रखनी पड़ेगी। कितनी है? 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -12। अगेन यूनिट क्या बनेगा आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखें ज़रा, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कोई यूनिट नहीं है। अगर मैं के का यूनिट का रेसिप्रोकल ले लूँ, के यूनिट को उल्टा दूँ, किसका यूनिट बन जाएगा? परमिटिविटी का यूनिट बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, के यूनिट को उल्टा दिया। न्यूटन था पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर था पर मीटर स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर था कूलम स्क्वायर, किसका यूनिट बन गया? परमिटिविटी का यूनिट बन गया। सो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। परमिटिविटी क्या होती है हमारे पास? परमिटिविटी किसी भी मीडियम की उस प्रॉपर्टी का नाम, उस एबिलिटी का नाम, उस सलाहियत का नाम है जिसकी वजह से कोई मीडियम अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स को गुजरने की इजाज़त देता है, परमिट करता है। जितनी ज़्यादा किसी मीडियम की परमिटिविटी होगी उतनी कम उस मीडियम के अंदर से हमारी फोर्स पास कर सकेगी। हायर द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम लेसर इज़ द फोर्स पासिंग थ्रू दैट मीडियम। जितनी किसी मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी उस मीडियम के अंदर से उतनी कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पास कर सकेगी। जितनी किसी मीडियम की परमिटिविटी कम होगी उतनी ज़्यादा उस मीडियम के अंदर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पास कर पाएगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि के इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन के। सो यहाँ से देखें रिलेशन बिटवीन के एंड परमिटिविटी इनवर्स रिलेशन है। परमिटिविटी अगर किसी मीडियम की ज़्यादा होगी के की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर के की वैल्यू कम होगी फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी मीडियम की उस मीडियम के अंदर से फोर्स उतनी कम पास करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ से हम एयर के केस के लिए, वैक्यूम के केस के लिए या फ्री स्पेस के केस के लिए कूलम्स लॉ को लिख सकते हैं कि एक ही जगह पर हमने उसी फार्मूला पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सिर्फ स्केलर फॉर्म है, अभी जस्ट हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं फोर्स का, अभी तक हमने कोई डायरेक्शन की बात यहाँ पर नहीं की। ओके, अगर हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान एयर नहीं है, फ्री स्पेस नहीं है, वैक्यूम नहीं है, बल्कि कोई और मीडियम है, जैसे दो चार्जेस के दरमियान वाटर आ जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल आ जाता है, टेफ्लॉन आ जाता है, ग्लास आ जाता है, तब हम कूलम्स लॉ को कैसे लिखेंगे? देन कूलम्स लॉ का ये रिलेशन बनेगा FM, M यहाँ पर मीडियम को शो कर रहा है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन M। अगेन वही जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं उसकी परमिटिविटी। पिछले केस में हमारे पास फ्री स्पेस था, एयर था या वैक्यूम था,
तो हमने लिखा था एप्सिलॉन नॉट यानी कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अब वो चीज़ें नहीं हैं, बल्कि दो चार्जेस के दरमियान इन चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है। तो उसी मीडियम की ही, उसी डाइलेक्ट्रिक की ही परमिटिविटी को हम यहाँ पर जो है वो रिप्लेस करेंगे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को डिवाइड करें, इक्वेशन नंबर ए ये थी हमारे पास, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि ये रिलेशन बनेगा हमारे पास, और इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रिलेटिव परमिटिविटी। रेशो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसकी कोई डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करेंगी। सो इसकी जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास रिलेशन क्या बन रहा है, एफ एयर इज इक्वल टू ई आर मल्टीप्लाइड बाई एफ एम। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू या तो हमारे पास 1 होगी या 1 से ग्रेटर रहेगी। सो दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर देन एक फैक्टर आ रहा है, इट मीन्स एफ एयर। जब दो चार्जेस के दरमियान या तो एयर होगा, या तो फ्री स्पेस होगी, या तो वैक्यूम होगी, तो फोर्स सबसे ज़्यादा होगी। और इनके अलावा अगर कोई और मीडियम प्लेस करेंगे दो चार्जेस के दरमियान तो उसमें फोर्स क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, हमारी कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास कूलम्स लॉ की स्केलर फॉर्म को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास क्या होती है, उसका यूनिट क्या होगा, उसकी डायमेंशंस क्या होंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी सेकेंड ईयर में प्रोमोट हो रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत गोल्डन चांस है कि वो घर बैठे एडवांस में अपनी सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स के कोर्स को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस गोल्डन चांस को लाजमी अवेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपने कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को डिफ़ाइन करेंगे, यानी कि डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।